जय हिंद। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि क्लास 12 मैथ्स में अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी को पढ़ रहे हैं और प्रोबेबिलिटी का यह तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर के माध्यम से हमने आप लोगों को बताया कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। उसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट इवेंट का ही चर्चा है और एग्जाम्पल है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से देख लीजिएगा। और ठीक आपका प्रोबेबिलिटी के दूसरे लेक्चर में हमने आप लोगों को इस RS अग्रवाल बुक से में जो पहला एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक का सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड किया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से देख लेंगे। अगर नहीं देखते हैं तो हो सकता है आप को आगे दिक्कत हो जाए, क्योंकि मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करने जा रहा हूं। इसको समझने में आपको दिक्कत हो जाए तो निश्चित रूप से आप देख लेंगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को और इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A कैन हिट ए टारगेट 4 टाइम्स इन 5 शॉट्स, B कैन हिट 3 टाइम्स इन 4 शॉट्स एंड C कैन हिट 2 टाइम्स इन 3 शॉट्स। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट A, B, C ऑल हिट द टारगेट। पहला ये निकालना है, दूसरा B एंड C हिट एंड A डज नॉट हिट द टारगेट। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपका प्रोबेबिलिटी है, तीनों की प्रोबेबिलिटी, कहने का मतलब पहले तो A, B, C की प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं, हिट करने की प्रोबेबिलिटी। और जो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि A, B, C ऑल हिट द टारगेट, तो ये आपका सबसे पहले इंडिपेंडेंट इवेंट है। और इंडिपेंडेंट इवेंट तीनों एक साथ हो तो इसके लिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल का उपयोग करते हैं, तीनों का एक साथ होना। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में प्रोबेबिलिटी ऑफ A लिख सकते हैं 4/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B लिख सकते हैं हम लोग 3/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ C है ना, C जो है कितने बार हिट करता है, ये कहता है कि 2 टाइम्स इन 3 शॉट्स, 3 शॉट मारता है तो 2 टाइम वह निश्चित रूप से हिट कर लेता है। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी हो गई A, B, C की। अब जिसमें पहला नंबर जो हमको कहा गया कि ऑल हिट द टारगेट, तो इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B एंड C आपको निकालना है। तो इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। चूँकि ये सारे इवेंट जो है इंडिपेंडेंट हैं, अपने आप में अलग अलग है, क्योंकि सबका निशाना लगाने का अपना अपना क्राइटेरिया है, अपना अपना एक्सपीरियंस है। इसीलिए ये तीनों इवेंट जो है आपका इंडिपेंडेंट इवेंट है। मल्टीप्लिकेशन रूल हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, PA इंटू PB इंटू PC। ओके, अब देखिए PA का वैल्यू जो है 4/5 है और उसके बाद 3/4 है, उसके बाद यह 2/3 है, 3 कैंसिल, ये 4 कैंसिल हो गया, तो 2/5 इसका आंसर मिलता है। यानी कि तीनों ही हिट करे टारगेट को, इसकी संभावना कितनी है, 2/5 है। इसके बाद इसमें कहता है दूसरा नंबर कि प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है कि B और C हिट कर दे, B और C हिट करता है लेकिन A जो है हिट नहीं करता है। तो पिछले ही वीडियो में हमने बताया है कि A कॉम्प्लीमेंट इसको पढ़ेंगे या नॉट A पढ़ेंगे इसको हम लोग। तो इसके लिए सिंपल जो कहा वही चीज़ को हम लोग ले लेंगे, B अक्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ C और यह जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट, है ना। क्योंकि ये तीनों इवेंट जो हैं आपका इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इसलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब PB तो 3/4 आपका मिल जाता है, PC जो है आपका 2/3 है और PA नॉट A के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कर सकते हैं 1 माइनस PA कर सकते हैं PA नॉट के लिए, है ना। तो 1 माइनस 4/5 करेंगे तो ये आपका 1/5 आ जाएगा। 1/5 यहाँ रख दीजिए और इसको आप सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर 3 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 जब 4 और ये जो है 1/10 आपका आंसर आ जाता है। उम्मीद करते हैं कि इसे आप समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में क्या कह रहा है
कि ये देख सकते हैं 12 में आपका इस तरह से कुछ डायग्राम दिया गया है। इसमें कहता है कि लेट S1 एंड S2 बी टू स्विचेज एंड लेट देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्किंग बी गिवन बाय PS1 इक्वल टू 4/5, PS2 इक्वल टू 9/10। तो यहाँ पर देखिए दो स्विच है और इसमें क्या कहते हैं, उस स्विच को अगर 5 बार हम दबाते हैं तो निश्चित रूप से 4 बार वह काम करेगा ही, होता है ना। बहुत पुराना स्विच हो जाता है तो भैया एक बार में जलता नहीं है, कभी कभी उसको दाबना पड़ता है, कभी कुछ और करना पड़ता है, ऑन ऑफ 2-4 बार करना पड़ता है। प्रायः आप लोग इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे या इस चीज़ से गुजरे ज़रूर होंगे। तो वैसा ही कुछ सिचुएशन है यहाँ पर। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द करंट फ्लो फ्रॉम टर्मिनल ए टू terminal B when S1 and S2 installed in series shown as following। इस तरह से आपका दिया गया है, इसका ऑन होना, इसका ऑन होना, तो दोनों का ऑन होना कहने का मतलब वर्किंग होना, वर्किंग होने का चांस दोनों का अलग अलग है और दोनों आपस में एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखता है भैया। हो सकता है ये एंकर कंपनी का स्विच हो सकता है ये आपका किसी दूसरे कंपनी का स्विच हो, हैवेल्स का स्विच हो, तो दोनों इंडिपेंडेंट हैं। तो जब दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 और S2 आपको निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। और ये दोनों जब दोनों मिल के काम करे इसकी संभावना कितनी है ना। तो इसमें हम सिंपल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ PS1 जो है आपका 4/5 है और ये PS2 जो है 9/10 है, जिसका वैल्यू आपका कुछ सिंप्लीफाई कर देते हैं 2 और यह 5 हो गया, 18/25 हो जाएगा। हालांकि ये सारे प्रॉब्लम बहुत इजी सब हैं, है ना, और इसको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखिए क्या कह रहा है कि ए प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 स्टूडेंट whose chances to solve it are 1/5, 1/4, 1/5, 1/6 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ना कि ये आपका इंडिपेंडेंट इवेंट है, 3 स्टूडेंट हैं अलग अलग, तीनों अपना अपना एबिलिटी के अनुसार किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। कि भैया मोहन में ऐसा एबिलिटी है कि 4 प्रॉब्लम दो तो 1 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, वो अपना दूसरे घर में पढ़ा है, कहीं और पढ़ा है। और उसके बाद सोहन को दो तो 5 बार वो 5 प्रॉब्लम में 1 प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही सकता है। और कोई तीसरे व्यक्ति को दिए, स्टूडेंट को दिए, तो वो 6 बार में 6 प्रॉब्लम में 1 प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकता है। यानी कि चांसेस इस तरह से निकलता है उसका, है ना। तो इस स्थिति में हमको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ जो प्रोबेबिलिटी दी गई है ये सारे प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट हैं, और इंडिपेंडेंट है तो निश्चित रूप से इसका प्रोबेबिलिटी हमको क्या निकालना है कि दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, है ना। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मान लेते हैं स्टूडेंट 3 है तो एक ए है जिसकी सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/4, एक स्टूडेंट बी है जिसकी सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/5, एक स्टूडेंट सी है जिसके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। अब तीनों ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, तीनों ही दिए गए प्रॉब्लम को सॉल्व करे, इसका मतलब क्या हो गया, इवेंट भी हमारा इंडिपेंडेंट है तो इसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल को यूज कर सकते हैं। तो आप 1/4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/5 से और 1/6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा 1/120, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। तो 14 में क्या कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए बी सी सॉल्विंग ए प्रॉब्लम आर 1/3, 1/4, 1/6 रेस्पेक्टिवली इफ ऑल द 3 ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम साइमल्टेनियसली। तीनों मिलकर एक साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व इट। यहाँ पे कहता है कि एक ही सॉल्व करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व, कोई एक जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इसके लिए हम लोग
ये सोच सकते हैं कि अगर हम ऐसा करें कि प्रोबेबिलिटी पहले का सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, 1/3 है, माफ़ करेंगे, दूसरे के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी जो है 1/4 है, और तीसरे के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी जो है 1/6 है। सिर्फ एक ही सॉल्व करे, इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी आपको ए अगर सॉल्व करता है तो बी सॉल्व नहीं कर पाता है, इसका मतलब नॉट बी हो गया, और इसका मतलब भी नॉट सी हो गया। इसके बाद प्लस, या तो प्रोबेबिलिटी आपका ऐसा भी हो सकता है कि ए नहीं सॉल्व कर पाए और बी उसको सॉल्व कर ले और सी जो है सॉल्व नहीं कर पाए, तब भी हमारा एग्जैक्टली 1 वाला कंडीशन फुलफिल हो जाता है। इसके बाद अगर हम ऐसा सोचें कि ए नहीं सॉल्व कर सके और बी भी नहीं सॉल्व कर सके, लेकिन सी हमारा सॉल्व कर दे, सी हमारा सॉल्व, इसमें बार नहीं लगाएंगे, है ना, इसको काट दीजिएगा। तो ये सिचुएशन ऐसा है जिसमें हमको ये पता चल रहा है कि एग्जैक्टली 1 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इसके लिए हम वही मल्टीप्लिकेशन रूल लगा सकते हैं, है कि नहीं। और यहाँ पर इस चीज़ को मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि यहाँ ये जो है किस तरह से प्लस हो जाता है। तो पी ए इंटू पी बी नॉट बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट, इस तरह से इसको लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आपको ये तो पता ही होगा कि अगर पी बी हमको पता है तो पी नॉट बी निकालने के लिए 1 - 1/4 करेंगे तो 3/4 हो जाएगा ये। तो यहाँ आपका 1/3 इंटू इसको हम लोग 3/4 लिखेंगे, और इसमें नॉट निकालने के लिए 1 - 1/6 कर देंगे। अब फिर पी ए नॉट निकालने के लिए 1 - 1/3 करते हैं, पी बी के लिए 1/4 रख देते हैं, पी नॉट सी के लिए हम लोग 1 - 1/6 रखते हैं। अब फिर उसके बाद पी नॉट ए के लिए हम लोग रखेंगे 1 - 1/3, अब पी नॉट बी के लिए 1 - 1/4, और उसके बाद पी सी 1/6। इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको यह मिलने वाला है 31/72। अब देख लीजिएगा इसको सॉल्व करके, ये आपका 31/72 इसकी प्रोबेबिलिटी आपका हो जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन मनोज एस्टिमेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज रिसीविंग ग्रेड ए इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर रेस्पेक्टिवली 0.3, 0.2 एंड 0.8। अब देखिए यहाँ पर हमने ऐसा कर लिया कि ग्रेड ए पाने के लिए प्रोबेबिलिटी जो है मनोज का हिंदी में कितनी है, 0.3 है, और उसके बाद इंग्लिश में जो है यह आपका 0.2 है, और उसके बाद मैथमेटिक्स में ग्रेड ए उसको मिल जाए, इसका चांस उसका 0.8 बनता है। तो यहाँ देख के आपको समझ में आ रहा है कि मनोज का जो मैथमेटिक्स है अच्छा है भैया, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ने पे वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इंग्लिश पढ़ने में बहुत ही कम ध्यान दे रहा है वो, और हिंदी तो खैर जो है सो होता ही है सबका, इसमें कहना ही क्या। अब क्या पूछता है ये, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज गेटिंग ए। तो प्रोबेबिलिटी ए पाने का जो है माफ़ करेंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल ए ग्रेड, सभी ए ग्रेड उसको मिल जाए, नॉन ए ग्रेड मतलब एक भी ए ग्रेड नहीं मिले, एग्जैक्टली 2 ए ग्रेड, 2 ए ग्रेड मिल जाए उसको। तो इस कंडीशन, तीनों कंडीशन को हम लोग निकालना है। तो सबसे पहला बात कि कोई भी प्रॉब्लम रहे तो उस पर यह विचार कीजिए कि ये आपका इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं। तो वाजिब है, स्वाभाविक है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। मैथमेटिक्स के लिए अपना टाइम निकालते हैं, इसको जितना भी टाइम देते हैं, ये हिंदी से कोई मतलब नहीं रखता है, हिंदी से कोई मतलब नहीं रखता है। भैया मैथमेटिक्स बनाएंगे तो हिंदी हम लोग कैसे सीख जाएंगे, या हिंदी ज़्यादा टाइम हम मैथमेटिक्स में ही देंगे तो हिंदी को कहाँ से सीख जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि आपकी रुचि के अनुसार यहाँ प्रोबेबिलिटी बनती है, और ये तीनों प्रोबेबिलिटी जो होती है एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखता है।
अगर मैथ अगर पढ़ते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रोबेबिलिटी हिंदी का भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। तो सब सब्जेक्ट में अलग अलग जानकारी आपका ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि ये इवेंट जो है आपका इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो जैसा कि पहला इसमें कहा गया कि ऑल ए ग्रेड्स हमको चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच है ना, और इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एम, ओके। तो इंडिपेंडेंट है तो पी एच इंटू पी ई इंटू और यह पी एम हम लोग कर देंगे। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 0.3, 0.2 और यह 0.8 इक्वल टू 8 दूना 16, 16 48, 0.48 आपका 0.048 हो जाएगा, है ना, 0.048 हो जाएगा, चूँकि 3 डिजिट हमको मिल रहे हैं डेसिमल पॉइंट के बाद। इसके बाद ये कहता है कि किसी में भी ए ग्रेड नहीं मिला उसको, नो ए ग्रेड। तो नो ए ग्रेड कहने का मतलब कि अगर जो प्रोबेबिलिटी है हिंदी में ए ग्रेड आने की 0.3, तो नॉट ए ग्रेड इन हिंदी ये आपका 1 माइनस 0.3 हो जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 0.7। उसी तरह से पी नॉट ई के लिए हम लोग 0.8, 1 में इसको माइनस कर देंगे। अब पी नॉट एम के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। तो ये चीज़ भी हम लगे हाथों यहाँ पर नोट कर लिए। अब नो ग्रेड तो कहने का मतलब कि एच में भी नहीं ग्रेड, हिंदी में भी कोई ग्रेड नहीं, इंग्लिश में भी ए ग्रेड नहीं, उसके बाद मैथमेटिक्स में भी ए ग्रेड नहीं मिलता है उसको, यानी कि ये तीनों इवेंट हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग इंडिपेंडेंट रूल में कहता है कि मल्टीप्लिकेशन रूल को आप लोग यूज कर लीजिए। तो 0.7 इंटू 0.8 इंटू 0.2 कर दीजिए, तो ये चीज़ आपको मल्टीप्लाई करने के बाद मिल जाता है 8 सतह 56 और 56 गुना 2 तो 112, 112। तो 0.12 आपका यह आंसर हो जाता है। अब तीसरा नंबर कहता है कि एग्जैक्टली 2A ग्रेड, एग्जैक्टली 2A ग्रेड इसको चाहिए। तो क्या होगा कि इसके लिए सिचुएशन इस तरह से कुछ इन्वॉल्व हो जाएगा कि अगर इसको H में मान लीजिए ग्रेड A नहीं मिलता है, तो इसको E में A ग्रेड मिलना चाहिए, माफ़ करेंगे इसको हम बार में नॉट में नहीं लेंगे, और उसके बाद M में भी A ग्रेड मिलना चाहिए। अगर मायदीबे उसको जो है हिंदी में A ग्रेड मिल जाता है, अगर इंग्लिश में A ग्रेड नहीं मिलता है और मैथ में A ग्रेड उसको मिल जाता है, तो चलिए एग्जैक्टली 2A ग्रेड का भी कंडीशन फुलफिल हो जाता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि उसको हिंदी में A ग्रेड मिल जाए और इंग्लिश में भी A ग्रेड मिल जाएगा, और बहुत ख़राब नसीब होने से उसको मैथमेटिक्स में A ग्रेड नहीं मिले, है कि नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट के कारण। तो यहाँ भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल को यूज कर सकते हैं, इंटू पी ई इंटू पी एम प्लस पी एच, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एम नॉट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.3, है ना, माफ़ करेंगे एच नॉट, तो 0.7 इंटू 0.2 इंटू 0.8। अब फिर पी एच तो 0.3 है और पी ई नॉट तो 0.8 है आपका, पी एम 0.8 हो जाएगा ये, अब प्लस पी एच तो 0.3, पी ई तो 0.2, है ना, इंटू कर देना है, और एम नॉट तो 0.2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका 7 दूना 14, 8 दूना 16, 16 पंच 80, 16 16 72 से 1 1 2 हो जाएगा, 0.0112 प्लस, और ये 8 8 64 64 8 इंटू 3 कर दीजिए, तो ये आपका 0.192 हो जाएगा, अब प्लस ये आपका 0.012 मिल जाता है ना।
उम्मीद करते हैं कि इसे आप कवर कर लेंगे। थोड़ा देर आपका ढक गया था ये सारा चीज़, तो ये इसको आप सम करते हैं तो ये 0.316 ये आपका आंसर मिल जाता है। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 16। क्वेश्चन नंबर 16 अब देखा जाए तो कहता है कि ये मशीन ऑपरेट्स ओनली व्हेन ऑल ऑफ 3 कंपोनेंट्स फंक्शन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कंपोनेंट आर दिस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट मशीन विल फेल। तो यहाँ पर फेल्यूर का दिया गया है, आपका प्रोबेबिलिटी दिया गया है, तो अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि इसमें कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वह मशीन आपका काम नहीं करेगा। देखिए ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 में एक मशीन है आपका, मान लीजिए एक मशीन है और इसमें 3 कंपोनेंट है आपका, है ना। तो 3 कंपोनेंट हैं, इसमें 3 कंपोनेंट हैं। ये मशीन है भैया, मोटा सोटा सा बना दिए मशीन को, और इसमें जो है इस तरह से। अब देखिए ये कंपोनेंट ए है आपका, ये कंपोनेंट बी है आपका, ये कंपोनेंट सी है। तो तीनों कंपोनेंट अगर सही से काम करेगा तभी ना मशीन आपका चलेगा। अगर तीनों कंपोनेंट में से कोई एक अगर काम नहीं करता है तो मशीन आपका नहीं चलेगा। मोटरसाइकिल आप चलाते हैं, मोटरसाइकिल में कोई भी एक काम नहीं करने लगे तो मोटरसाइकिल आपका रुक जाएगा। चाहे आपका हवा खुल जाए तो मोटरसाइकिल नहीं चला सकते हैं, प्लग खराब हो जाए तो मोटरसाइकिल नहीं चला सकते हैं, तेल का पाइपिंग अगर टूट जाए तो मोटरसाइकिल आप नहीं चला सकते हैं। तो तीनों को काम करना पड़ेगा, मोटरसाइकिल आपका चलते रहे। तो ठीक उसी तरह से तो इसमें आपका फेल्यूर मतलब कि वो जो पार्ट्स हैं आपका ख़राब होने का चांस आपका दिया गया है 0.14, और दूसरा जो आपका मशीन का पार्ट है उसको ख़राब होने का चांस 0.10, और तीसरा जो आपका दिया गया है पार्ट वह आपका ख़राब होने का चांस 0.05 है। ये फेल्यूर होने का प्रोबेबिलिटी दिया गया है। तो इसमें हम लोग एक चीज़ पहले सोचते हैं कि नॉट फेल्यूर होने का, फेल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी कि मशीन जो है आपका फंक्शन करे। नहीं, फेल्यूर होने का मतलब क्या हो गया कि मशीन आपका फंक्शन करे। तो यहाँ पर अगर यह फेल्यूर होने की प्रोबेबिलिटी है तो नॉट फेल्यूर कहने का मतलब कि PA0 इक्वल टू 1 माइनस 0.14 कर देंगे। PB0 दूसरा टूल भी फेल नहीं हो तो ये 1 माइनस 0.10 कर देंगे। और तीसरा टूल, ये जो टूल C है आपका, तीसरा टूल C है, यह भी फेल नहीं हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.05। तो ये चीज़ आपको मिल जाता है 0.86, यहाँ माइनस करेंगे तो 0.90, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो 0.95 मिल जाता है। तो यहाँ पर हमको जो प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, कहता है कि मशीन विल फेल। तो मशीन जो फेल होगा तो फेल होने का कंडीशन कितना है। अगर A फेल हो गया तो मशीन फेल, अगर B फेल हो गया तो मशीन फेल, अगर C फेल हो गया और A B आपका काम कर भी रहा है तब भी मशीन फेल। तो बात को समझ रहे हैं कि तीनों में से कोई एक फेल हो जाए तो मशीन काम करेगा नहीं। तीनों में से कोई 2 टूल्स हमारा फेल हो जाए तो भी मशीन काम नहीं करेगा। तीनों काम नहीं करे तो भैया तीनों काम नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर हमको उल्टा थोड़ा सा सोचना है कि मशीन जो है कितने कंडीशन में काम करेगा। तो काम करने की प्रोबेबिलिटी यही है, और तीनों टूल्स आपका काम करे। अगर हम लोग इसी की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, जैसे A पहला टूल्स का नॉट फेल्यूर का पहले टूल्स के लिए, दूसरे टूल्स के लिए भी नॉट फेल्यूर, और तीसरे टूल्स के लिए भी नॉट फेल्यूर। तीनों टूल्स अगर फेल नहीं होता है तो इसको निकाल लेने से हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको निकाल लेने से क्या होगा कि हमारा मशीन भैया काम करेगा, फंक्शन करेगा यह मशीन, है ना।
तीनों स्थिति में फंक्शन करने की प्रोबेबिलिटी है, तीनों मिल के फंक्शन करे तभी हमारा मशीन जो है फंक्शन करेगा। तो तीनों मिल के फंक्शन करेगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल से निकाल सकते हैं, यानी कि 0.86 इंटू 0.90 इंटू 0.95 करके निकाल सकते हैं। अब इस सब को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपको मिलता है 0.7353, ये चीज़ मिल जाता है। अब देखिए ये जो है मशीन के फंक्शन करने की प्रोबेबिलिटी हो गई, और नॉट फंक्शन करने की प्रोबेबिलिटी है ना, यानी कि फेल्यूर हो जाए, है ना। यानी नॉट फंक्शन कहने का मतलब कि फेल्यूर का कंडीशन, और यही पूछ रहा है कि मशीन हमारा जो है कितना चांस है कि मशीन हमारा फेल हो जाए या नहीं काम करे। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका कम्प्लीमेंट निकाल देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालने के लिए हमको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बाय इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट, और यहाँ पर ये चीज़ नहीं लिख के हम लोग लिख देंगे कि प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है ना। तो हालांकि इसमें क्या है कि ये जैसा कि हमने चर्चा किया कि कोई एक अगर फेल होता है तो भी फंक्शन नहीं करेगा, कोई दो फेल हो जाता है तो भी फंक्शन नहीं करेगा, तीनों अगर फेल होता है तो भी फंक्शन नहीं करेगा। तो ये सारे चीज़ को यह रिक्वायर प्रोबेबिलिटी में हम लोग ले सकते हैं। इसीलिए जितना हमारा फंक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है उसको हम 1 में अगर माइनस कर देंगे, है ना, तो हमको फेल्यूर होने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी, जिसका वैल्यू हो जाएगा 0.2647। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 इज ओके लिख दीजिएगा तो मैं समझ लूँगा कि आपको समझ में आ गया है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है कि एन एंटी एयरक्राफ्ट गन कैन टेक ए मैक्सिमम ऑफ 4 शॉट्स एट एन एनिमी प्लेन मूविंग अवे फ्रॉम इट। एक एंटी एयरक्राफ्ट जो है दुश्मन के प्लेन को 4 शॉट मारता है, 4 बम एकाएक फेंकता है। अब क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हिट द प्लेन एट द फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ शॉट्स। तो पहले जो शॉट मारा उसमें वह इनिमी के मतलब दुश्मन के प्लेन को हिट करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 0.4 है। और दूसरा शॉट जो मारा उसमें इनिमी का प्लेन को हिट करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है। इस तरह से भी तीसरे और चौथे का दिया गया है। फिर कहता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 शॉट हिट द प्लेन। कम से कम एक शॉट जो है दुश्मन के प्लेन को हिट कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सब प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ हम लिखते हैं कि पहला जो शॉट है, पहला हिटिंग की प्रोबेबिलिटी जो हिट करने की प्रोबेबिलिटी जो है H1 0.4 दिया गया है, और दूसरे बार में हिट करने की प्रोबेबिलिटी जो है 0.3 दिया गया है, और तीसरे बार में हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 0.2, और चौथे बार में हिट करने की प्रोबेबिलिटी है आपका 0.1 दिया गया है। अब क्या कहता है कि हमको निकालना है कि एट लीस्ट 1 है ना शॉट हिट द प्लेन को हिट करता है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि PH1 नॉट हिट नहीं करने की प्रोबेबिलिटी तो 0.6, PH2 दूसरे में भी हिट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 0.7, और तीसरे में भी हिट नहीं करने की प्रोबेबिलिटी जो है 0.8, और चौथे बार में भी हिट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है आपका 0.9। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर ये कह रहा है कि एटलीस्ट जो है हिट करे, यानी कि अब यहाँ H1 हिट कर दे, H2, H3, H4 नहीं भी करे तो चलेगा,
ऐसा भी है कि H1 कर दे H2 कर दे, है कि नहीं, तो ये दोनों नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ऐसे भी कोई एक हीट होने से हमारा क्या होगा, प्लेन तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को मान के चलना है कि अगर ये तीनों हिट कर दे, तीनों सही निशाने पे लगता है, एक नहीं भी लगता है, तो भी हमारा हिट हो जाएगा, प्लेन हमारा गिर जाएगा, दुश्मन का प्लेन। कोई 3 सही निशाने पे लगता है और एक नहीं लगता है, तो भी हमारा दुश्मन का प्लेन गिर जाएगा। तो ये कंडीशन है। तो यहाँ पर हम लोग को ये लेके चलना पड़ेगा। तो क्या करेंगे कि अब हिट नहीं होने का जो चांस है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये ऐसी प्रोबेबिलिटी है जिसमें हमको बताया जा रहा है कि भैया इतना चांस है कि वह दुश्मन का जहाज नहीं हिट हो, यानी कि दुश्मन के जहाज को नहीं गिराया जा सके, इतना चांस है। तो जितना नहीं होने का चांस है उसको 1 में माइनस कर देंगे, तो होने का चांस हमारा निकल जाएगा। तो इसलिए 1 माइनस तीनों चारों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 0.6 इंटू 0.7 इंटू 0.8 इंटू 0.9 कर देना है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 1 माइनस इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 0.3024 आ जाएगा। भैया ये चीज़ जो है हमने पहले से करके रखा है आप लोगों के टाइम बचाने के लिए, जो कि हमारा 6976 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए डॉक्टर क्लेम्स दैट 60% ऑफ पेशेंट्स एग्जामिन्ड बाय हिम आर एलर्जिक टू डस्ट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट। तो चलिए इसमें ये प्रोबेबिलिटी निकालना है कि एग्जैक्टली 3 ऑफ हिज नेक्स्ट 4 पेशेंट विल बी एलर्जिक टू डस्ट and none of his next 4 patient will be allergic to dust। तो इसको हम लोग प्रॉब्लम बनाने में समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं कि मान लेते हैं कि ई से जो है एलर्जिक को डिनोट करते हैं। तो पी ई इक्वल टू 60% है ये, यानी कि 60/100 हो गया, यानी कि ये 0 0 कट गया, ये आपका 3 और ये आपका 5। तो 3/5 जो है प्रोबेबिलिटी है एलर्जिक होने की, और नॉट एलर्जिक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी भैया, 1 माइनस 3/5 इक्वल टू 2/5 हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूछता है क्या कि एग्जैक्टली 3 ऑफ हिज नेक्स्ट 4 पेशेंट विल बी एलर्जिक टू डस्ट से एलर्जिक हो। तो ये कह रहा है कि 3 पेशेंट जो है एलर्जिक होगा, उसमें से 1 पेशेंट, 4 में से 3 एलर्जिक होगा और 1 नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर हमको निकालना है कि ये एलर्जिक हो गया, यह भी एलर्जिक हो गया, इंटरसेक्शन, यह भी एलर्जिक हो गया आपका, और 1 एलर्जिक आपका नहीं है। फिर अगला स्टेप में क्या होता है, ऐसा भी हो सकता है कि पहला पेशेंट आपका एलर्जिक नहीं हो, एलर्जिक हो, और दूसरा पेशेंट भी आपका एलर्जिक हो, लेकिन तीसरा पेशेंट जो है एलर्जिक नहीं है, और चौथा पेशेंट जो है आपका एलर्जिक है, एलर्जी का इन्फेक्शन है। अब फिर ऐसा भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला पेशेंट को एलर्जी है, दूसरे पेशेंट को एलर्जी नहीं है, तीसरे पेशेंट को एलर्जी है, और चौथे पेशेंट को एलर्जी है। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि पहला जो पेशेंट देखा वो एलर्जिक नहीं है, फिर उसके बाद दूसरा पेशेंट उसका एलर्जिक है, फिर तीसरा पेशेंट भी एलर्जिक है, फिर चौथा पेशेंट भी एलर्जिक है। तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाता है कि एग्जैक्टली 3 ऑफ हिज नेक्स्ट 4 पेशेंट विल बी एलर्जिक टू डस्ट से आपका एलर्जिक है। तो इसको हम लोग, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन रूल को हम लोग यूज कर सकते हैं। हालांकि यह जो है आपका कैसा इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है भैया, सब आदमी सब जगह से आता है, सबका अपना अपना वातावरण है, सबका अपना अपना घर है, रहन सहन है, तो स्वाभाविक है कि एलर्जिक होने की प्रोबेबिलिटी जो है सबके लिए अपना अलग अलग होगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा।
तो अब इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। देखिए PE जो है 3 बार है, तो यानी PE को 3/5 को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 3/5 इंटू 3/5, ये P0E जो है 2/5 हो जाएगा आपका। फिर सेम सिचुएशन इसके साथ भी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3/5 इंटू 3/5 इंटू 2/5 इंटू 3/5, नॉट जो है हमारा 2/5 है। उसके बाद सेम सिचुएशन 3/5 इंटू 2/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5, उसके बाद 2/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5 हो जाएगा। अब देखिए ये चारों जो है सेम ही है ना, चाहे 2/5 इधर हो या इधर हो या इधर हो, बात तो बराबर है, चारों का वैल्यू सेम है हमारा। तो क्या करते हैं कि सीधा हम लोग 4 इंटू करके 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5 इंटू 2/5 कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा यह वैल्यू जो है कितना आ जाएगा, यह संभवतः 216/625 आपका मिल जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न पूछता है कि नॉन ऑफ हिज नेक्स्ट 4 पेशेंट विल बी एलर्जिक, यानी कि पहला भी पेशेंट एलर्जिक नहीं हो, दूसरा भी पेशेंट एलर्जिक नहीं हो, तीसरा भी पेशेंट एलर्जिक नहीं हो, और यहाँ आपका चौथा भी पेशेंट एलर्जिक नहीं हो। तो सबका नॉट उठा के मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5 कर देना है, तो जो कि आपका निकल जाएगा 16/625 निकल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कुछ इस तरह का है ना। यहाँ पर देखिए S1 and S2 be 2 switches, let their probability of working by given PS1 2/3 PS2। तो यहाँ पर देखिए 2 स्विच दिया गया है और ये पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन तो आप लोग पढ़े ही होंगे, है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द करंट फ्लो फ्रॉम द टर्मिनल A to B when S1 and S2 are installed in parallel as shown below। तो करंट जो है A से B तक फ्लो होने के लिए ध्यान दीजिएगा, अगर स्विच S1 ऑन होता है तो भी फ्लो हो जाएगा, अगर स्विच H2 ऑन हो और S1 ऑफ हो तो भी हमारा फ्लो होगा, अगर स्विच S1 और S2 दोनों ऑन हो तो भी करंट फ्लो होगा। तो यहाँ कंडीशन आप देख रहे हैं कि दोनों के ऑफ होने से ही फ्लो हमारा रुकेगा, दोनों के ऑफ होने से ही हमारा फ्लो रुकेगा। तो ऐसा काम करते हैं कि हम लोग फ्लो नहीं होने का कंडीशन निकाल लेते हैं, जो निकलेगा उसको 1 में माइनस कर देंगे तो फ्लो होने का कंडीशन हमारा निकल जाएगा, फ्लो होने की प्रोबेबिलिटी हमारी निकल जाएगी। तो इसमें क्या करना है, सिंपल PS1 स्विच ऑन रहने की प्रोबेबिलिटी है 2/3 और दूसरा स्विच का काम करने का प्रोबेबिलिटी है 3/4। अब पहला स्विच काम नहीं करे इसकी प्रोबेबिलिटी है आपका 1/3। कैसे निकाले, 1 माइनस 2/3 करके। और दूसरा जो है काम नहीं करे तो इसकी प्रोबेबिलिटी है भैया 1/4। अब दोनों मिलके काम नहीं करे, दोनों मिलके काम नहीं करे इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो चूंकि दोनों इंडिपेंडेंट हैं इसीलिए 1/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से, तो 1/12 निकल जाएगा। अब दोनों मिलके काम नहीं करेगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, अब दोनों मिलके काम करे इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/12, जो कि हमको निकल जाएगा 11/12। तो उम्मीद करते हैं कि छोटा मोटा चीज़ तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक सिस्टम हैज़ 3 स्विचेज S1, S2 एंड S3 एज शोन बिलो। ये आपका सिस्टम दिया गया है। इसमें क्या कहता है कि द स्विचेज ऑपरेट इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है भैया, कोई मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया ये। एंड द करंट विल फ्लो फ्रॉम A to B आइदर,
ए टू बी करंट फ्लो होगा तभी जब S1 क्लोज रहेगा, यानी कि S1 वर्किंग करेगा, या नहीं तो बोथ S2 एंड S3 आर क्लोज्ड, यानी कि S2 और S3 जो है क्लोज्ड होगा। क्लोज्ड होने का मतलब ऑन होना है ना, ऑन होना मतलब वर्किंग कर रहा है। तो ये दोनों अगर क्लोज होगा यानी ये दोनों वर्किंग करेगा तो भी करंट फ्लो हो जाएगा, अगर ये सिर्फ वर्किंग करेगा तो भी हमारा करंट फ्लो हो जाएगा। फिर कहता है इफ़ देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्किंग बी गिवन बाय, ये प्रोबेबिलिटी हाफ दिया गया है वर्किंग का प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट करंट फ्लो फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ पर जो कंडीशन आपका दिया गया है इसको हम लेते हैं, इस तरह से है आपका, इस तरह से है। चलिए ये हमारा ए से लेकर बी तक हो गया, ये S1, ये S2 और ये आपका S3। तो क्लोज्ड कहने का मतलब कि ऑन, क्लोज्ड कहने का मतलब क्या हो गया कि ये ऑन होता है, ये स्विच ऑन है, स्विच ऑन मतलब कि वर्किंग में है, वर्किंग कंडीशन में है। तो वर्किंग कंडीशन के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी है, PS1, S2 और PS3 की प्रोबेबिलिटी जो है आपका 1/2 है। अगर हम कहें कि नॉट वर्किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, यानी कि नहीं वर्क करे S1 भी स्विच और S2 स्विच भी वर्क नहीं करे और उसके बाद S3 स्विच भी वर्क नहीं करे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 - 1/2। वर्किंग की प्रोबेबिलिटी जो है हाफ है, तो इसको 1 में माइनस कर देंगे तो हाफ निकल जाएगा। अब यहाँ पर जो है करंट फ्लो हो यानी कि काम करे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 अगर काम वर्किंग में हो, S2 भी वर्किंग में हो और S3 भी वर्किंग में हो, तो ये हमारा क्या होगा, करंट फ्लो होगा। अगर ऐसा हो जाए कि S1 वर्किंग में हो और S2 वर्किंग ना करे और S3 भी वर्किंग ना करे, तो हमारा फिर भी करंट जो है इधर से फ्लो हो जाएगा, है ना, इधर से फ्लो हो जाएगा। इसके बाद अगर ऐसा हो कि अगर S1 हमारा वर्किंग नहीं हो, वर्किंग में नहीं हो, लेकिन S2 और S3 दोनों को वर्किंग में होना होगा, तभी हमारा करंट फ्लो हो सकता है। इधर से करंट जाएगा तो दो बाधा है, दोनों ऑन होगा तभी करंट फ्लो हो जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि S1 हमारा वर्किंग में हो, S2 हमारा वर्किंग में हो, S3 हमारा वर्किंग में हो नहीं हो, तो भी हमारा करंट फ्लो होगा। अब ऐसा हो कि अगर S1 वर्किंग में हो, वर्किंग कर रहा है, उसके बाद S2 वर्क नहीं कर रहा है और S3 जो है वर्किंग में हो, तो भी हमारा करंट फ्लो हो जाएगा। यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन बनता है कि सर पिछले प्रॉब्लम में आपने क्या किया कि नॉट वर्किंग कहने का मतलब कि स्विच S1 और S2 का जो है नॉट वर्किंग आप निकाल दिए, है ना, और नॉट वर्किंग करके 1 में इसको माइनस कर दिए। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि नॉट वर्किंग हम निकाल दें, कहने का मतलब कि यहाँ पर जो है हम लोग ऐसा करें कि PS1 नॉट इंटरसेक्शन S2 नॉट इंटरसेक्शन S3 नॉट निकाल के और 1 में इसको माइनस कर दें, तो क्या इस तरह से हमारा नहीं निकल सकता है, तो इस तरह से हमारा नहीं निकल सकता। अब देखिए कारण क्या है, कि कारण यही है कि तीनों नॉट आप लिखे हुए हैं, यहाँ पर क्या लिखे हैं, तीनों नॉट, लेकिन ये फेल हो जाता है कि अगर हमारा S नॉट हो और S2 भी नॉट हो, नॉट वर्किंग हो, S1 भी नॉट वर्किंग हो, S2 भी नॉट वर्किंग हो, लेकिन S3 वर्किंग हो, फिर भी हमारा करंट फ्लो नहीं होता है। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि S1 काम नहीं करे, S3 भी काम नहीं करे और S2 हमारा काम करे, S2 जो है वर्किंग में हो, तो भी हमारा करंट फ्लो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ये चीज़ जो है यहाँ पर नॉट 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 के लिए ये चीज़ जो है यहाँ पर ट्रू नहीं होता है। इसलिए हमको जो है इस तरह से हर एक सिचुएशन को लेकर सोचना पड़ता है। तो यहाँ 5 कंडीशन ऐसा है जिसके चलते जो है यह हमेशा वर्किंग करेगा, और करेगा
तो इसका प्रोबेबिलिटी, चूँकि यह इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो S1 का भी हाफ, वर्किंग और नॉट वर्किंग का हमारा हाफ हाफ ही है। तो इस तरह से हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, इसके लिए भी वही चीज़ आएगा, हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, तो पावर 3 डाल देते हैं, हाफ पर पावर 3 डाल देते हैं, इसके लिए भी हाफ पर पावर 3 डाल देते हैं, और इसके लिए भी हाफ पर पावर हम लोग 3 डाल देते हैं। तो इस तरह से 5 इंटू हाफ पर पावर कितना हो गया, 3 हो गया। 5 इंटू हाफ पर पावर 3 हो गया, तो ये 5 बाय आपका 8 हो गया। यही प्रोबेबिलिटी आपका निकल जाता है। तो इसी के साथ हम वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 28 तक के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए यह फ़ायदेमंद रहा होगा। आप अपने कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगता है, आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। तो इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।